स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट लीगल चैनल द इंडियन पॉकेट पर। मैं लेकर आ गई हूँ नई सीरीज़ BNS 2023 की। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ का फॉर्मेट कैसा लग रहा है, क्या शॉर्ट नोट्स आपके काम आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 1, यानी कि शुरुआती अध्याय जो पूरा लॉ समझने का फाउंडेशन बन जाता है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन यानी सेक्शन नंबर 1 की, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी सेक्शन नंबर 2 की, और जनरल एक्सप्लेनेशन यानी सेक्शन नंबर 3 की। और मैं आपको इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स के साथ समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले हम टाइटल देखें। शॉर्ट टाइटल मतलब ये एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता। आप ये PDF के ये पेज में देखते जाइए और एक एक सब हेड्स को फॉलो करते जाइए, आप लोग को एकदम समझ में आता जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले जो इंडियन पीनल कोड IPC था, अब उसको रिप्लेस करके BNS बना दिया गया है। कमेंसमेंट मतलब ये कब लगेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन में डेट डिक्लेयर करेगी तब से ये लागू होगा। और ध्यान रहे, अलग अलग प्रोविजंस अलग डेट पे स्टार्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन, लायबिलिटी मतलब हर व्यक्ति को सिर्फ इस संहिता के तहत ही पनिश किया जाएगा अगर उसने कोई एक्ट या ओमिशन मतलब काम छोड़ना या ओमिशन किया है जो इस लॉ के अगेंस्ट है, तो इसी के तहत देखा जाएगा और पनिशमेंट भी दी जाएगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इस संहिता का असर सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बाहर भी है। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर इंडियन सिटीज़न इंडिया के बाहर कोई क्राइम करे वो इंडिया में ही पनिश होएगा। एग्जाम्पल, राम एक इंडियन सिटीज़न है, नेपाल में मर्डर करता है, उसको इंडिया में ही ट्रायल किया जाएगा। अगर कोई क्राइम हो इंडियन रजिस्टर्ड शिप, एयरक्राफ्ट पर, चाहे वो कहीं भी हो, तो भी इसी के दौरान ही लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर बैठकर इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स पे साइबर अटैक करता है, उस पर भी BNS लगेगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑफेंस मतलब यहाँ वो एक्ट भी है जो इंडिया के बाहर किए गए हों, लेकिन अगर इंडिया में होते हैं तो पनिशेबल होते हैं। अब आता है सेविंग क्लॉज, ये संहिता अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब मिलिट्री, म्यूटनी, डिजर्शन के स्पेशल एक्ट्स, इन सब पर ये संहिता अफेक्ट नहीं करेगी। स्पेशल लॉ या लोकल लॉज भी क्यों ना हो, ये इन सब में बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाला। मतलब आर्मी, नेवी के लिए अपने अलग रूल्स चलेंगे। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एक बार मैं फिर से ये फॉर्मेट बता रही हूँ, यहाँ पर जो रेड कलर से सब हेडिंग्स लिखी हैं और उसके नीचे मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप देखिए और मेरी ऑडियो साथ साथ सुनते जाना, तो आपको समझ में भी आता जाएगा। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। यहाँ पर डेफिनेशंस और की टर्म्स बताए गए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों दी गई हैं, तो अब आप ये वाली बात समझो कि आपको इतना सारा लॉ पढ़ना है, इतने सारे बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको बेसिक टर्म्स का मतलब तो पता होना चाहिए। तो BNS ने सेक्शन नंबर 2 में पूरे के पूरे बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझा के रखा है। और अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो आपको पूरा लॉ पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। तो चलो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 में दिया है एक्ट। एक्ट मतलब कोई भी आप काम एक बार कर रहे हो या उसी काम को बार बार दोहरा रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर रमेश किसी को
एक ही बार थप्पड़ मार देता है तो हम उसको एक एक्ट कहते हैं। अगर रमेश हर दिन एक हफ्ते तक लगातार किसी को थप्पड़ मारता जा रहा है तो इसको हम सीरीज ऑफ एक्ट कहते हैं। नंबर 2, एनिमल। एनिमल मतलब हर लिविंग क्रिएचर जो इंसान नहीं है। एग्जाम्पल डॉग, कैट, काऊ, लायन, ये सब एनिमल्स हैं। नंबर 3, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति चाइल्ड कहलाता है। एग्जाम्पल 17 साल का लड़का कोई क्राइम करता है तो उसका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर होगा, ना ही एक एडल्ट की तरह। भले ही उसका जन्मदिन कल हो और कल वो 18 का होने वाला हो, पर आज तो वो 17 साल का था ना, इसलिए उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही ट्रायल मिलेगा। नंबर 4 में आता है काउंटरफीट। जब कोई इंसान कोई चीज़ इस तरह बनाता है कि वो असली जैसी लगे और लोग कंफ्यूज हो जाएं तो उसको हम काउंटरफीट कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मानो किसी ने 500 रुपये का नकली नोट प्रिंट कर दिया तो वो है तो नकली पर लग एकदम असली रहा है। डुप्लीकेट ब्रांड प्रोडक्ट्स बनाना और ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट जिसमें असली और नकली का फ़र्क समझ में आ ही नहीं रहा हो। नंबर 5 में आता है कोर्ट। जज या जजेस जो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, ये सब कोर्ट हैं। मतलब जज जहाँ पर काम कर रहे हों अपना जजमेंट देने का या जुडिशियली एक्ट कर रहे हों। नंबर 6 में आता है डेथ। डेथ का मतलब है सिर्फ इंसान की डेथ, एनिमल की नहीं। नहीं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब की डेथ मान लेते हैं, पर यहाँ पर डेथ का मतलब होता है सिर्फ इंसान की डेथ, एनिमल्स की नहीं। नंबर 7 पर आता है डिसऑनेस्टी। अगर किसी काम से किसी को नुकसान और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की इंटेंशन से किया जा रहा हो उसको हम डिसऑनेस्टी कहते हैं। एग्जाम्पल, रवि किसी का फ़ोन उठा लेता है ताकि उसका खुद का काम निकल सके। यहाँ पर प्योर इंटेंशन नहीं है, उसको बस अपना काम निकलवाना है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्टी। नंबर 8 पर आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई भी लिखा हुआ मार्क, फिगर या डिजिटल रिकॉर्ड है जो एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल चेक, अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, आधार कार्ड, व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट, ये सब डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। नंबर 9 पर आता है फ्रॉडुलेंटली। जब कोई इंसान किसी को धोखा देने की नीयत से काम करता है, मतलब उसकी नीयत में ऐसा है कि हम इस इंसान को धोखा देकर अपना काम निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, डुप्लीकेट प्रॉपर्टी पेपर्स बनाना और बिक्री करना। नंबर 10 में आता है जेंडर। ही मतलब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों शामिल हैं। मतलब अगर ही लिखा है तो उसमें मेल भी माना जाएगा, फीमेल भी माना जाएगा और ट्रांसजेंडर तीनों माना जाएगा। नंबर 11 में आता है गुड फेथ। गुड फेथ तभी माना जाएगा जब अपने ड्यू केयर और अटेंशन से काम किया गया हो। सिर्फ ऑनेस्टली काम करना काफ़ी नहीं है। केयरलेस ऑनेस्टी को लॉ गुड फेथ नहीं मानेगा। फिर से सुनो, गुड फेथ तभी माना जाएगा जब आपने ड्यू केयर और अटेंशन से काम किया हो। नंबर 12 में आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट। नंबर 13 में आता है हार्बर। किसी को छुपाना, खाना देना, पैसे देना या कोई हेल्प देना ताकि वो अरेस्ट से बच सके, उसको हम हार्बर कहते हैं। एग्जाम्पल, क्रिमिनल भागकर आपके घर आ गया और आपने उसे बेड दिया, खाने दिया या आपने उसको पैसे दिए जिससे वो कहीं और भी भाग सके, इसको हम हार्बर कहते हैं। नंबर 14 में आता है इंजरी। इंजरी का मतलब है शरीर,
दिमाग, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हुआ इल्लीगल नुकसान। मतलब सिर्फ शारीरिक इंजरी नहीं, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हुआ इल्लीगल नुकसान भी कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल, किसी को मार देना मतलब बॉडी में इंजरी देना, किसी पर झूठी अफवाह फैला देना मतलब रेपुटेशन को इंजरी देना। ये दोनों इंजरी के अंदर ही आएंगे। नंबर 15 में आता है इल्लीगल या फिर लीगली बाउंड टू। इल्लीगल मतलब कोई भी काम जो ऑफेंस है, लॉ ने माना है उसको ऑफेंस या वो सिविल रॉन्ग है। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब होता है अगर आपने वो काम नहीं किया तो वो इल्लीगल होगा। मतलब लीगली आपको वो काम करना था और आपने नहीं किया तो उसको भी हम इल्लीगल मानेंगे। एग्जाम्पल, कोर्ट आपको एविडेंस देने बुलाता है, आप नहीं गए तो उसको हम ओमिशन या इल्लीगल ही बोलेंगे। नंबर 16 में आता है जज। जज मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जुडिशियल पावर रखता है फाइनल डिसीजन देने के लिए। नंबर 17 में आता है लाइफ। लाइफ का मतलब है ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ नहीं, ह्यूमन लाइफ। नंबर 18 में आता है लोकल लॉ। एक स्पेसिफिक एरिया या रिलीजन के लिए बना लॉ। एग्जाम्पल, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट सिर्फ दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा। नंबर 19 में आता है मैन। मैन मतलब मेल ह्यूमन बीइंग। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, ही वाली कोई चीज़ देखी थी कि ही के अंदर कौन कौन आता है। कमेंट में लिख के बताना अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो। नंबर 20 में आता है मंथ या ईयर। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से कोर्ट काउंट करता है दिन, मतलब जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन जॉर्जियन कैलेंडर ही माना जाता है। 21 में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं है। एग्जाम्पल, कार, लैपटॉप, गोल्ड, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। नंबर 22 नंबर की बात करता है। सिंगुलर में प्लूरल शामिल है और प्लूरल में सिंगुलर शामिल है। चलो एग्जाम्पल की बात से समझते हैं। अगर लॉ में लिखा है पर्सन तो उसमें एक से ज़्यादा पर्सन भी शामिल हो सकते हैं। नंबर 23 ओथ की बात करता है। ओथ का मतलब है अफर्मेशन या डिक्लेरेशन भी। कोर्ट में विटनेस ओथ लेता है। नंबर 24 ऑफेंस की बात करता है। ऑफेंस मतलब जो बीएनएस के तहत पनिशेबल है। कुछ जगह इसका मतलब स्पेशल लोकल लॉज के ऑफेंस भी माना जाता है। तो ऑफेंस मतलब जो बीएनएस के तहत एक्ट पनिशेबल है। नंबर 25 ओमिशन की बात करता है। ओमिशन मतलब कोई काम ना करना जो लीगली आपको करना चाहिए था। एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट को जानबूझकर दवा ना दे। मतलब अगर आपको कोई काम ना करना है और अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो इसको आप इल्लीगली बोलेंगे ना कि ये इल्लीगली ओमिशन क्रिएट हुआ है। नंबर 26 पर्सन की बात करता है। पर्सन में कंपनी और एसोसिएशन दोनों शामिल होते हैं। मतलब पर्सन मतलब एक इंसान, ह्यूमन बीइंग भी, कंपनी भी और एसोसिएशन भी। 27 पब्लिक। पब्लिक एक कम्युनिटी या लोगों का ग्रुप, ठीक है। पब्लिक मतलब लोगों का ग्रुप या कंपनी, दोनों। 28 में आता है पब्लिक सर्वेंट। इसका बहुत वाइड डेफिनेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, जजेस, मजिस्ट्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर्स, म्युनिसिपल ऑफिसर्स। अगर कोई इंसान डी फैक्टो मतलब बिना अधिकार के भी पब्लिक सर्वेंट का काम कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नहीं तो ऑफिशियली
ये जो मैंने ऊपर नाम बताए हैं वो सारे ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट ही माने जाते हैं। 29 इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन का मतलब है लेजिस्लेटिव या पब्लिक अथॉरिटी के लिए चुनाव करवाना या इलेक्शन होना। और नंबर 30 रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव मतलब आपके पास सफिशिएंट कॉज है, सिर्फ शक काफ़ी नहीं है। 31 स्पेशल लॉ की बात करता है। एक ऐसा लॉ या फिर एक ऐसा लॉ जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल एनडीपीएस एक्ट, ये ड्रग्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। नंबर 32 वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट को क्रिएट, एक्सटेंड या ट्रांसफ़र करता है, इसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड या बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर 33 वेसल की बात करता है। पानी पर चलने वाली कोई भी चीज़, या एग्जाम्पल शिप, बोट, सबमरीन, कुछ भी। 34 वॉलेंट्रली बात करता है। इसका मतलब जब कोई इंसान अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस जानता है और फिर भी वो वही काम करता है। जैसे आपको पता है कि आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो और आप भिड़ सकते हो, पर आप फिर से वही काम कर रहे हो, इसको हम वॉलेंट्री काम करना बोलते हैं। नंबर 35 विल की बात करता है। विल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंसान अपने डेथ के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा वो लिख के जाता है कि अगर कल को मैं मर गया तो मेरी इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसको मिलेगी, डोनेशन में जाएगी या बच्चों में बटेगी या किसी और को मिलेगी। 36 में आता है विमेन। विमेन मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग, मैन मतलब मेल ह्यूमन बीइंग। विमेन मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग, और अगर जहाँ पर ही लिखा हो HE तो वहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों कंसिडर हो रहे होंगे। 37 में आता है रॉन्गफुल गेन। जब आपको ऐसा या कोई ऐसी प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिले जो लीगली आपका नहीं है। 38 में आता है रॉन्गफुल लॉस। जब किसी का ऐसा प्रॉपर्टी चला जाए या किसी की ऐसी प्रॉपर्टी चली जाए जिसका यूज़ लीगली उसका हक था ही नहीं। देखो, रॉन्गफुल गेन मतलब आपका अगर किसी प्रॉपर्टी में हक था ही नहीं फिर भी आपको मिल गई, और रॉन्गफुल लॉस मतलब आपका किसी प्रॉपर्टी में हक था पर फिर वो आपसे चली गई। 39 में आता है अदर वर्ड्स। अगर बीएनएस में वर्ड डिफाइन नहीं है पर बीएनएसएस या आईटी एक्ट में डिफाइंड है, उनका वही सेम मीनिंग होगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी बहुत बड़ी है, तो अगर अदर वर्ड्स यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो डिफाइन नहीं है पर अगर बीएनएसएस या आईटी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं तो हम वहाँ से उनका मीनिंग उठाकर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3, जहाँ पर जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन, अब आप समझ रहे होगे कि पता नहीं किस चीज़ के जनरल एक्सप्लेनेशन, इतने सारे टर्म्स तो एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो चलिए साथ में देखते हैं। नंबर 1 में दिया गया है जनरल एक्सेप्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई। मतलब अगर किसी ऑफेंस की डेफिनेशन में एक्सेप्शंस नहीं लिखे गए हैं तब भी जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, 6 साल के बच्चे को क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, चाहे ऑफेंस डेफिनेशन में मेंशन हो या नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन अपने आप अप्लाई कर दिया गया है ना। नंबर 2 आता है बाउंड बाय लॉ। अगर आप लॉ के अंडर कोई एक्ट करते हो तो वो ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। नंबर 3 पोजेशन बाय स्पाउस या सर्वेंट की बात करता है। अगर सर्वेंट या स्पाउस के पास मास्टर की चीज़ है
वो मास्टर की पोजीशन ही मानी जाएगी। मानो आपने अपनी पत्नी को या घर के किसी भी नौकर को कोई अपनी घर की चाबी दे दी है, तो वो तो आपने कुछ समय के लिए रखने के लिए दी है ना, उस पर पोजेशन हक या ओनर तो आप ही रहोगे ना उसके। नंबर 4 में आता है एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, मतलब ऑफेंस सिर्फ एक्ट से नहीं, ओमिशन से भी हो सकता है। नंबर 5 में आता है कॉमन इंटेंशन, जब दो या ज़्यादा लोग एक ही इंटेंशन से एक्ट करते हैं तो सब लाइबल होते हैं। मानो अगर इंसान एक है और वो चोरी कर रहा है तो वो कॉमन इंटेंशन तो हुआ नहीं, पर एक चोर 4 लोगों को और साथ में लाके चोरी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि चारों का कॉमन इंटेंशन था, चारों को साथ में मिलके चोरी करनी थी। नंबर 6 में आता है जॉइंट एक्ट विथ नॉलेज या जॉइंट एक्ट विथ इंटेंशन। अगर एक ग्रुप के लोग एक्ट करते हैं नोइंग आउटकम, मतलब कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं और उसका उनको आउटकम भी पता है, तो सब गिल्टी होंगे। नंबर 7 एक्ट प्लस ओमिशन टुगेदर ऑफेंस की बात करता है। कभी कभी एक्ट और ओमिशन दोनों मिलकर ऑफेंस बना देते हैं। नंबर 8 कोऑपरेशन इन ऑफेंस की बात करता है। अगर अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से कोऑपरेट करके एक ही रिजल्ट लाते हैं तो वहाँ पर सब गिल्टी होंगे। एग्जाम्पल, ए पॉइजन देता है, बी भी अलग पॉइजन देता है, विक्टिम मर जाता है, तो वहाँ पर गलती दोनों की है, तो मतलब दोनों ही गिल्टी होंगे। नंबर 9 डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम सेम एक्ट की बात करता है। अगर एक ही इंसिडेंट में अलग अलग लोग अलग एक्ट करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी अलग होती है। एग्जाम्पल, ए अटेम्प्ट करता है मर्डर, बी एक्चुअल मर्डर कर देता है, ए लाइबल फॉर अटेम्प्ट, बी लाइबल फॉर मर्डर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंटर्स जुडिशरी, लॉ स्टूडेंट, यूपीएससी ऑप्शनल वाले लोगों के लिए देखें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। सेक्शन 1 ज्यूरिसडिक्शन क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि किसका कैसा कहाँ का ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब लॉ का ज्यूरिसडिक्शन इंडिया तक है, इंडिया के बाहर तक है। ये मैंने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में बताया है, आप जाइए वहाँ पर देखिए और आप उसको डायरेक्टली अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 3 मार्कर या 4 मार्कर्स में सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर टर्म को आप डिफाइन करके दिखाओ। सेक्शन नंबर 3 कॉमन इंटेंशन, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बीएनएस सेक्शन 3 सब पॉइंट 5 जो आईपीसी सेक्शन 34 जैसा है, तो ये कॉमन इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, आप सभी को ये लेक्चर कैसा लगा? क्या ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आए? अगर काम आए तो फिर आपने देखा ही होगा कि कैसे इसमें ज्यूरिसडिक्शन, डेफिनेशंस, जनरल रूल्स के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, अपने लॉ वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय।